डेटा जो है हमारे पास कंबाइन करना, ये करवाना ही पड़ेगा, ये तो हमने नहीं कराना। चलो ठीक है, बूलियन सिलेक्शन हमें मालूम था। नाउ हम क्या कर रहे हैं, एरेज को कंबाइन करना। कंबाइन करने से मतलब क्या होता है, हाँ, कि मुख्तलिफ एरेज हों और हम क्या करें, उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अब ये कैसे कंबाइन हो सकती है, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है दो एरेज हों, ठीक है, अगर हमारे पास दो एरेज हों और मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, ये दो एरेज हैं, कैसे कंबाइन कर सकता हूँ मैं इनको, एक कैसे बना सकता हूँ, जहां फर्स्ट के आइटम खत्म हो उसी के बाद सेकंड के आइटम। तो अब फर्स्ट के आइटम सेकंड के आइटम कहाँ खत्म हो, देखो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको ऐसे करके मिला दूं और हमारे पास एक नई एरे जो है वो फॉर्म हो जाए। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको क्या कर दूं भाई, इधर अटैच कर दूं, तब भी हमारे पास एक नई एरे फॉर्म हो जाएगी। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या, कैसे शिफ्ट कर दूं, तीसरा मेथड ये है कि हम इसको इसके पीछे लगा दें। कहाँ लगा दें, हाँ बोले ये क्या बात है, लग सकती है पीछे या नहीं लग सकती, 3D पढ़ा है ना हमने। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ एरेज को स्टैक कर सकते हैं ना। तो हमारे पास मुख्तलिफ एरेज जो हैं स्टैक होके एक 3 डायमेंशनल एरे जो है वो क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। तो ये अब ये जो मैंने काम किया है यहाँ पर, ठीक है, अब इस जब कंबाइन करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम इस कंबाइन करने को दो तरह तीन तरह से रीड करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टैक करना, ठीक है, और एक क्या होता है, वर्टिकल स्टैक करना, और एक क्या होता है, डेप्थ स्टैक करना। इन्हीं के पैरेलल कुछ और मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू स्टैकिंग होती है, इन्हीं के पैरेलल। वो क्या होते हैं, यानी अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है तो मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि मैं दोनों को कंबाइन करूँ, बट एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वर्टिकल करना है तो मैं वहां पर क्या लिख सकता हूँ, एक्सिस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और डेप्थ में अगर कंबाइन करना है तो 2 लिख दूं। अच्छा, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, डेप्थ में 2 लिखते हैं या -1 लिखते हैं। खैर, दूसरा ये है हमारे पास कि हम यहाँ पर एच स्टैक, बी स्टैक और डी स्टैक करते हैं और एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, वो क्या है, पहले परफॉर्म कर दें, एरे बना लेते हैं। ठीक है, दो एरेज बना लेते हैं। ठीक है, एक एरे ए बना लिया मैंने, कैसे बना दूं भाई, np डॉट जीरो से बना लूं। हाँ, np डॉट जीरो
कितनी बना लूं भाई? 4x4 की। और एक एरे बी बना लूं किसकी? वंस की बना लूं 4x4 की। ठीक है, दो है मेरे पास। हाँ जी, ठीक है। एक एरे ये है और एक एरे ये। क्या करने लगा हूं मैं कहने लगा हूं कि भाई आप क्या करो, इसको एच स्टैक कर दो। क्या कर दो? एच स्टैक का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टैक कर दो। अब हॉरिजॉन्टल स्टैक कैसा जवाब आने वाला है? हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग में क्या? हॉरिजॉन्टल कैसे लगेगी? हम्म। हाँ, जीरो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? वन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या कह दूं भाई? वी स्टैक कह दूं, तो वी स्टैक में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? नीचे लग जाएंगे। ठीक है। और अगर मैं इसको डी स्टैक कह दूं, तो क्या होगा भाई? हमारे पास कैसा नजर आएगा? अभी हमने देखा कि डेप्थ स्टैक जो है वो कैसा बन जाता है, एक के पीछे एक एरे जो है वो यूं करके लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, लगती तो यूं ही है, बट एक यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ नहीं है, वो उसका फॉर्मेट है। ये बात हमने पहले सीखी थी कि भाई एरे की जो शेप होती है, ठीक है, एरे की जो शेप होती है वो क्या होती है भाई? अगर कोई एरे मुझे नजर आ रही है 3 डायमेंशन में, तो उसकी शेप क्या होगी? हाँ, पहले डेप्थ आती है, फिर रॉ एंड फिर कॉलम, यही होता है ना? ऐसे ही है, लाइक ये। ठीक है। अभी शेप क्या लिखी हुई है भाई? 4 डेप्थ, मतलब कहां से देख रहा है वो? ऊपर से देख रहा है। ठीक है, ऊपर से देख रहा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और रॉ कितनी हो गई? 3। और कॉलम कितने हो गए? 2। समझ में आई बात? तो अब ये स्टैक तो कर देगा, हमारे पास भी जो है ना, स्टैक तो कर देगा डी स्टैक में, लेकिन ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब कोई नंबर वाली ले रहे हैं, सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम कर लेते हैं यहां पर np डॉट ए रेंज। नहीं आती है, वो दिखा कुछ और तरह है। हमने कहा भाई 16 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, उसको क्या कर लो भाई? रीशेप कर लो 4,4 में। और मैंने कहा भी एक और मेरे पास एरे है बी, और वो स्टार्ट हो रही है 16 से, खत्म हो रही है कहां पर? 31 पे हो जाएगी ना? 32 पे होगी। ठीक है। अब इसको स्टैक किया, तो ये देखो, ये पहली जो शेप नजर आ रही है वो कैसी नजर आ रही है? इसका मतलब ये किसी और एंगल से देख रहा है। हम जैसा सोच रहे थे कि भाई यूं स्टैक कर देगा, स्टैक तो कर दी, लेकिन ये देख कहां से रहा है? इधर से देख रहा है।
हाँ समझ में आ रही बात जवानों? नहीं क्यों? हाँ रूबिक्स क्यूब लाना पड़ेगा। देखो इसके लिए आपको 3D प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा। चलो बहरहाल अभी यहां से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो भाई मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एरे यूं तो स्टैक हो गई है ना, ये बात सही है ना। अब इसको यहां से देखूं तो इसके पीछे यही चीज नजर आ रही है, लेकिन अगर इसको इस तरफ से देखूं तो पहले ऊपर क्या नजर आएगा, 2 ये रॉ बनेगी ना पहली, इधर से देखूं तो ये वाली रॉ बनेगी पहली, दूसरी रॉ ये बनेगी, तीसरी रॉ ये बनेगी। अब इसने क्या किया है, देखो इसने क्या किया है कि हमारे पास ये A है, ये हमारे पास B है, इसने मिलाया यूं करके मिलाया एक के पीछे एक, लेकिन देख कहां से रहा है, यूं नहीं देख रहा, यूं देख रहा सामने से, दो वाली साइड से। कौन सी साइड से? दो वाली साइड से देख रहा है। मतलब ये 01 समझ दो, ये है ना, इधर लिखा हुआ है सामने 048 और इसके पीछे वाली में क्या लिखा हुआ है 1620, ठीक है। अगर मैं इसको यूं करके आपको दिखाऊं तो आपको सामने रॉ में क्या नजर आएगा 016, फिर क्या नजर आएगा 420, क्यों 117 पीछे है ना, तो पीछे वाली देख ना, एक के बाद रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, ठीक है। तो बहरहाल कोई इतनी ऐड, हाँ ऐड नहीं कर रहा है, साइड बाय साइड वैसे ही दिखा रहा है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आइडेंटिकल टू कॉन्केटिनेट अलोंग एक्सिस 1 के, मैं हमने कहा कि भाई एक्सिस 1 पे क्या कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो। इस दफा मैं उसको नाम नहीं बता रहा हूं, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं एक्सिस 1। एक्सिस 1 कौन सा होता है, हाँ वर्टिकल। तो क्या आउटपुट आने वाला है, हाँ हॉरिजॉन्टल वाला आएगा या वर्टिकल वाला आएगा, हाँ वी स्टैक आएगा। एक्सिस 1 पे यूं आ गया, क्या हॉरिजॉन्टल आएगा ना, सेम ही, अभी तो वर्टिकल बोल रहे थे, अब कैसे सेम हो गया। अच्छा इसको जहन में रखना है, ठीक है, क्योंकि हाँ 1 मींस हॉरिजॉन्टल। आमतौर पे हमारे एक्सिस कैसे होते हैं, यूं होते हैं ना, वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, और एक्स एक्सिस क्या होता है 0 होता है। अब मेरे पास एक एरे है और एक दूसरी एरे है, ठीक है, मैं उसको कह रहा हूं कि यार एक्सिस 1 के ऊपर कॉन्केटिनेट कर दो, किस पे, एक्सिस 1 के ऊपर, ठीक है। तो कहां आएगा, यूं आएगा ना, 0 करके देखेंगे तो फिर नीचे ऐड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा आप इसको देखो कैसे याद रखोगे, ये कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो, जहन में बिठाने के लिए कह रहा हूं कि 1 का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ना, 1 का मतलब होता है हमारे जहन में क्या होता है वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है यानी कॉलम्स, ऐसे ही ना। तो जब हम एक्सिस 1 कहेंगे तो इंक्रीज नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे कॉलम्स, जब एक्सिस 1 कहेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएंगे कॉलम्स, और जब एक्सिस 0 कहेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएंगे
रॉस। आप वही फिगर अपने जहन में रखो कि भाई हमारा 1 जो है वो क्या है, कॉलम्स है, और जीरोज हमारे क्या है, रॉज हैं। तो जब 1 कह रहे हैं तो मतलब कॉलम बढ़ जाएंगे, और 0 कह रहे हैं तो रॉज बढ़ जाएंगे। ठीक है, याद रहेगी बात? अच्छा क्या? नहीं, 2 जेड एक्सेस नहीं चलेगा यार, उस -1 है शायद, मेरे जहन में नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास इसका एक और पैरेलल है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं फुरकान भाई? कॉलम स्टैक। क्या स्टैक? np डॉट कॉलम स्टैक ए और बी। तो ए डॉट कॉलम स्टैक बी यूं हो जाए। ठीक है, क्या हो गई? कॉलम स्टैक, इसका मतलब कॉलम बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? कॉलम बढ़ेंगे, 1 कॉलम बढ़ेंगे। और हॉरिजॉन्टल स्टैक, अब आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल तो यूं होता है। हाँ भाई, कॉलम बढ़ाने हैं अगर तो हॉरिजॉन्टल ही रखने पड़ेंगे ना, और अगर रॉ बढ़ानी है तो वर्टिकल रखने पड़ेंगे। np डॉट रॉ स्टैक। ठीक है, राइट। तो एच स्टैक, अब अगर हम समरी बनाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी? जो एच स्टैक है, एच स्टैक, ठीक है, और ये किसके बराबर है? कॉलम स्टैक के। और किसके बराबर है? एक्सेस 1 के बराबर। तीनों एक ही बात है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो क्या है अभी? वी स्टैक, रॉ स्टैक और एक्सेस 0। ठीक है, अब कौन सा रह गया? तो इसको याद रखिएगा। देन ठीक है, स्टैकिंग तो हम कर लेते हैं, हमें बाद में कभी कभी स्प्लिट भी तो करना पड़ता है। क्या? एरेस को स्प्लिट भी करना पड़ता है। लाइक मेरे पास ये कह रहे हैं, अब मैंने इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। इस एरे को मैं क्या कर सकता हूं अभी? np डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दो किसको? एरे ए को कितने टुकड़ों में कर दो? मैं कहता यार इसको एक काम करो, 3 टुकड़ों में कर दो, हो जाएगी। 3 टुकड़ों में क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब भी स्प्लिट होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक का साइज क्या होगा? सेम होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता 3 टुकड़े दोनों ढाई को ढाई ढाई कर दूं, क्या करूं? एरे के नंबर आधे कर दें, क्या करें? ऐसा नहीं हो सकता ना। जो भी हमने यहाँ नंबर देना होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स और रॉस को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नहीं, डेसिमल तो नहीं आ रहा, ठीक है, डेसिमल तो नहीं आ रहा, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ 5 कॉलम होते तो फिर क्या मैं 2 दे सकता था, 3 दे सकता था, या तो 5 दे सकता हूँ या फिर 1 दे सकता हूँ। ठीक है, 10 कहां से दूंगा? 10 कहां से निकालू? तो अभी हमने क्या किया? अभी np डॉट स्प्लिट, स्प्लिट में भी कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। क्या? हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कैसा होगा? हाँ,
हाँ भाई, कॉलम को स्प्लिट करेगा तो मेरे पास कितनी एरे आएंगी बदले में? 2 एरे आएंगी, 2 एरे आएंगी। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया। अब जहन में आपके फिर परेशानी हो रही है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट किया और यूं नजर आ रहा है। हाँ, अभी हमने ऊपर क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल का मतलब है कॉलम, ठीक है। तो मतलब कोई चीज अगर रखी हुई टेबल रखी है, मेरे को इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दो तो आप यूं ही जाएंगे ना कट करते हुए, ऐसे ही होगा ना। और अगर मैं इसको कहूं क्या कर दो भाई, स्प्लिट वर्टिकल कर दो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये यूं यूं करके रॉस जो है वो कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या हो गई? 2 ऊपर से ये वाली अलग और 2 इधर से ये वाली अलग, ठीक है। इसी में हम एक्सिस के साथ भी काम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, ठीक है। क्या बता दिया यहाँ पर? एक्सिस 1, एक्सिस 1 का मतलब क्या है? ठीक है। अब कहा स्प्लिट, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे हैं स्प्लिट, 2 में तोड़ दो एक्सिस 1 पे, सेम वही हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। और एक्सिस 0 अगर कह देंगे तो वही वर्टिकल में जो है वो तोड़ देगा उसको, ठीक है। डेप्थ स्प्लिट भी हो रहा है, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ेगा, ये दिखा कहां से रहा है। कुछ हमारे पास बिल्ट इन नमपाई के मेथड्स हैं, ठीक है, जो हम एरेज के ऊपर जो है यूज कर सकते हैं जब जब हमें जरूरत पड़े, नमपाई में और पांडाल में, एनीवेयर। जो बेसिक मेथड्स हैं वो आपको पता ही है। तो यू विल सी द आउटपुट। क्या हो रहा है अभी? एक 3x3 की एक एरे बन रही है, 10 से 18 तक की 3x3 की एक एरे बन रही है, 10 से 18, 10 शामिल और 8 18 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। एरे प्रिंट होगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करा भाई हमने? मिनिमम ऑफ इंटायर मैट्रिक्स, m डॉट मिनिमम, क्या? पूरी मैट्रिक्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ले आओ, राइट। कोई मसला समझने में? और इसी तरह पूरी मैट्रिक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो गेट कर लो। देन आर्ग में, आर्ग जहां भी आएगा वो इंडेक्स रिटर्न करेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। इसी तरह आर्ग मैक्स क्या करेगा भाई? सबसे बड़ी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर है, 8वें इंडेक्स पर है। देन हमारे पास क्या भाई? मिनिमम मालूम करो एक्सिस 0 पर, एक्सिस 0 के मिनिमम बताओ। क्या मतलब? कॉलम के मिनिमम, हर रॉ जो यूनिट चल रही है, ठीक है, उसका क्या करो? मिनिमम जो है वो निकाल के दो, 10 11 12, ठीक है। इस कॉलम का मिनिमम क्या है? 10, इस कॉलम का क्या है? 11, इस कॉलम का क्या है? 12। नहीं, रॉ उठा के नहीं दी, वो मैट्रिक्स इस तरह बनी हुई है कि वो आई ऊपर वाली रॉ में रहे। अगर वो बीच में कहीं होता, अगर इस कॉलम में 10 के बजाय या 13 की जगह पर 3 लिखा होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली रॉ उठा के दे दी। नहीं नहीं नहीं, वो देख रहा है इस कॉलम के अंदर कौन सी सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं अलग, तो आपको शायद समझ में आ जाए क्यों प्रकार पे। np डॉट एरे, हाँ, एरे में क्या क्या होगा भाई? कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं हम,
एक रो कॉमा दूसरी रो कॉमा तीसरी रो अपनी मर्जी से डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी अपनी मर्जी से डाल देते हैं कुछ, और यहाँ पर भी कौन सी वाली बड़ा कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। नाउ अब कॉलम का मिनिमम ये क्या होगा, 2 7 और 0, तो ये आना चाहिए 2 7 और 0, ठीक है। एंड फॉर मैक्स एक्सिस 1 पे क्या था दिया भाई उसने, एक्सिस 1 पे मिनिमम। अब एक्सिस 1 पे मिनिमम का मतलब है कि भाई इस पूरी रॉ में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 23 2 0, ठीक है, 23 2 0। चलिए मैक्स एक्सिस 0 पे सबसे बड़े वाले कौन से हैं भाई, 34 76 और 8, 23 भी आ रहा है, ठीक है। एक्सिस 0 है ना, ठीक है। तो ये छोटे से बुनियादी मेथड जो हमने यहाँ देखे, मिन निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, और हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल वाले मेथड है, ठीक है, जो आप सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस सबको पता है ना ये। हाँ, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, खाली चलो बताओ मीन क्या पता है, मीन क्या होता है, वो ही भूल गया। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फार्मूला नहीं बताना मेरे, बता रहा हूँ मैं, बता दूंगा क्लास से बाद। वो तो वेरिएंस होता है। अच्छा, किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ बोलो बोलो। फिर क्या होगा, उसको क्या करूंगा मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करूंगा, वो जो नंबर आ जाएगा उसको क्या करूंगा मैं, क्या है यार। अच्छा साथ भाई, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यार, गर्मी से बता रहे थे कि आपका जो वेरिएंस कितना ज्यादा जो है डेविएट कर रहा है। कुछ ऐसा ही होता है। फुरकान भाई क्या करें यार इन लोगों का, देखो ये वैसे हम पढ़ेंगे, जब हमारा डेटा जो है, हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना, आप सबकी क्या है, एजेस हैं, कितने बंदों की एजेस हैं, 200 तो हम नहीं ले सकते यार, 10 बंदे ले लेते हैं, 10 बंदों की एजेस हैं, ठीक है। ये 10 बंदों की एजेस जो हैं किस रेंज में है, हम यहाँ सबसे बड़ा बंदा जो है वो 100 साल का हो सकता है हमारी क्लास में, और फिर 90 80 70 60 50, उससे कम वालों को जगह ही नहीं मिलेगी। सीनियर्स की क्लास है, तालीम बालगान यही है, ठीक है। अच्छा अब सीन ये है कि भाई ठीक है, मैं एजेस जो है ना, मेरे पास एजेस का डाटा है, कितनी कितनी एजेस आ रही है, किसी की 56 साल है, किसी की 78 है, किसी की 90 है, किसी की 67 है, किसी की
100 भी है, ठीक है। कितने बंदे हैं हमारे पास? 10 बंदे। और कितनी है भी? किसी की 76 है, किसी की 95 है, हो गए 10। किसी की 50 भी है, और 2 और 80 और 69। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ना एजिस का डाटा जो है वो मौजूद है। हो गए ना, पूरे 10 हो गए ना, ठीक है। तो अब चलो प्लॉट भी कर देते। प्लॉट करना सबको आता है। पहला बंदा कितने साल का है भाई? 56 साल का है। कहां आ रहा होगा? हाँ, कोई यहां पर आ रहा होगा। चलो इसको यहां ले आते हैं। ये बंदा यहां आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा बंदा कहां आ जाएगा? 78, तकरीबन यहां आ जाएगा, थोड़ा सा इससे दूर हट के यहां आ जाएगा, ठीक है। तीसरा बंदा कहां आ जाएगा? 90 पे, यानी तकरीबन यहां आ जाएगा, ठीक है। और 67 वाला चौथा बंदा जो है वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और 100 वाला पांचवा बंदा, ये हमारी क्लास का मॉनिटर होगा। और 76 छठा बंदा, वो यहां के आ जाएगा। देन 95 वाला, ये फुरकान की एब्सेंस पे मॉनिटर होगा, ठीक है। देन 50, ठीक है, 8 50, चलो सही है। 50 साल का ये 8वां बंदा। और फिर 80 साल का ना, ये यहां आ गया। और फिर 69 साल का जो है वो ये 10वां बंदा हो गया। अब देखो, ये जो इतनी एक्टिविटी हमने की है ना खेल खेल में, उसकी वजह है क्या? वजह है भाई कि वी सी कि हमारे जो डाटा है वो स्कैटर्ड है। क्या है? स्कैटर्ड डाटा है। तो अब इतने स्कैटर्ड डाटा में अगर मुझे बाहर मैनेजमेंट कोई पूछे भाई आपकी क्लास में कितनी उम्र के लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं उनको? हाँ, हम क्या करेंगे? हम एक मीन वैल्यू निकालेंगे। कैन यू गैस कि कितना मीन आ रहा होगा? हाँ, कैलकुलेट कर लेते हैं यार। कितने कितने हैं भाई? 56, 78, 90, 69 है। अरे 9 किसने बोला था? प्लस 100 और 76, 95, 50, 80 और 69, और डिवाइड कर दूं किससे? 10 से। तो तकरीबन 76 हमारी जो है वो क्या निकल आई? मीन निकल आई। यानी यहां पर ये हमारी मीन लाइन हो गई, ठीक है। सही है मीन लाइन। अब ठीक है, चलो ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में जो एवरेज एज है स्टूडेंट्स की वो कितनी है? 76 है। लेकिन अब इनकी तो 76 नहीं है। हाँ, जिसकी 76 नहीं है इसका मतलब वो मीन से दूर है, ठीक है। क्या है? अच्छा, मीन से कितनी दूर है? वो जो मीन से कितनी दूर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं? वेरिएंस। अच्छा, अब ये जो वेरिएंस है इन दिस केस
100 वाला जो बंदा है उसके यानी जो फर्स्ट एज है हमारे पास उसका वेरिएंस कितना आ रहा है? हाँ 24। देख सेकंड वाले का कितना आ रहा है? 76, 90 है, कितने 14 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 56 के बाद 78 था ना, तो इसका कितना हो गया 2। और फिर 90 वाले का जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई 14, और 67 वाले का 9, और 100 वाले का हाँ पहले वाले का मैंने 224 लिखा था। अच्छा मैंने यहां से देख के आया, वो 56 है ना, तो इसका कितना होगा भाई -20, और नीचे वाले का -9, और 24, और 0, और 19, और 6, -26, और 6, यहां 4, -7। अब ये हो गया हमारे पास क्या वेरिएंस। ठीक है, तो अब मैं हर बंदे का वेरिएंस बता सकता हूं कि भाई ये मीन से जो है ना इतनी दूर दूर चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे तो सामने वाले को जो है वो 1 वर्ड में समझाना होता है, तो हम वेरिएंस का भी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस का भी क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो जब मीन निकाल लेते हैं तो अब इसका मीन कितना आ जाएगा भाई, चलो कैलकुलेट करते हैं। कितना है भाई -20 +14 -9 +24 +0 +19 -26 +4 -7, कितना आ गया -1। अब वैल्यू आ रही है कितनी वेरिएंस की, -1 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा भाई -0.1। ये वेरिएंस आ गया, क्या आ गया -0.1। अच्छा लेकिन अब मसला ये होता है कि इतना सा क्यों आ रहा है भाई, भाई इतना सा वेरी कर रहा है क्या, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब समझना बात को, क्या हो गया गलत हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि पहले क्या कर दिया जाए, स्क्वायर ले लिया जाए। ठीक है, जब मीन से वेरिएंस को सब्ट्रैक्ट करें पहले क्या करते जाएं, स्क्वायर लेते जाएं, ताकि ये वैल्यू क्या होती जाए, पॉजिटिव होती चली जाए, पॉजिटिव होती चली जाए। ठीक है, और फिर उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड, ताकि स्टैंडर्ड वैल्यू हो सके। वैसे बाय डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज समथिंग एल्स, बट फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड ये डेविएशन आ जाता है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं इसका करूं क्या, करते क्या है इसका, कभी यूज किया आपने, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कभी यूज किया है, इतना पढ़ाते हैं, हर क्लास में यही से स्टेट शुरू होती है और यूज नहीं करते हम। बेसिकली हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। चलो मैं आपसे बात करता हूं, देखो फुरकान भाई के पास 1 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है, अब फुरकान भाई सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट कर दूं कहीं, क्या कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं। नाउ अब फुरकान भाई के पास जो है ना एक कंपनी है, कंपनी ए। ठीक है, कौन सी कंपनी है, कंपनी ए। ये कंपनी ए का जो एवरेज प्रॉफिट शेयरिंग है अपने इन्वेस्टर्स के साथ,
वो फॉर एग्जाम्पल वैसे ही कह रहा हूँ, रुपयों में बात कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आए। ये कंपनी जो है ना, ऑन एवरेज हर महीने अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये कंपनी जो है वो 2 लाख रुपए देती है। ठीक है, एक कंपनी और है, कंपनी बी। ठीक है, ये कंपनी भी 2 लाख रुपए अपने इन्वेस्टर्स को देती है ऑन इन्वेस्टिंग रुपीज 10 मिलियन, 1 करोड़। अब फुरकान भाई सोच रहे हैं कि यार मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। क्या कहां करोगे यार, जिस कंपनी का नाम अच्छा है। फिर हाँ भाई, रेपुटेशन तो भाई देख लिया हमने सारी चीजें करके भी इतना प्रॉफिट मिलने वाला है। आप लोग क्या डिसाइड करते हैं यार, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, एवरेज हम निकाल रहे हैं यार, फिक्स की बात थोड़ी कर रहे हैं। बाबा प्रीवियस तो स्कैटर्ड से निकाल लिया ना एवरेज, अल्लाह के बंदे, यही तो कह रहा हूं। ये कर करा के निकाल लिया एवरेज, इतना प्रॉफिट देते हैं वो, ये भी देती ये भी देती है, बस फैसला करना है दोनों में। वो भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है, दोनों में फैसला करना है, किसके हाथों में फैसला करना है। अच्छा जल्दी से लो, अजान हो गई है भाई। फिर हम देखेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या। अब हम ये देखेंगे, एक कंपनी है वो भी इतना एवरेज दे रही है, वो भी इतना एवरेज दे रही है, ठीक है, लेकिन एक कंपनी का एवरेज इतना आ रहा है, इसका भी इतना आ रहा है, लेकिन एक कंपनी का जो फ्लक्चुएशन है एवरेज से वो बहुत करीब करीब है, और एक कंपनी है उसका फ्लक्चुएशन यू है, यू है, यू है, यू है। रिस्क कहां ज्यादा है? हाँ, इसमें या इसमें? बी वाले में ज्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? जिसके अंदर फ्लक्चुएशन क्या हो रही है? कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? एक खिलाड़ी है, वो हर मैच, उसने 50 मैच खेले हैं और उसका एवरेज स्कोर जो है 50 मैचों में वो 45 रन है, और उसमें उसने क्या किए, 8 दफा 50 मारी, 1 दफा सेंचुरी बनाई। एक खिलाड़ी और है जिसने 50 मैचेस खेले हैं, एवरेज स्कोर उसका 50 है, उसने 8 मैचों में सेंचुरी मारी है, बाकी में उसका स्कोर 10-10 रन है। कौन ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है? क्यों? अब 45 वाला क्यों? क्योंकि अब आपको नजर समझ में आ गई ना बात, कि भाई वो ऑन एवरेज वो परफॉर्म कर रहा है, वो अंडरस्टूड है कि वो खेलेगा 45 तो बनाएगा, और ये अंडे पे कब जाएगा पता ही नहीं, कभी अंडा कभी सेंचुरी। तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ? ये हमारे पास तो स्लाइसिंग हो गया। फैंसी इंडेक्सिंग में क्या होता है? फैंसी इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी तरतीब के साथ कोई सी भी रॉज और कोई से भी कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक रॉ लिखी है, अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई मुझे पहले जो है वो सेकंड रॉ चाहिए, उसके बाद 0 रॉ चाहिए, उसके बाद थर्ड रॉ चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? सेकंड रॉ के लिए मेरा इंडेक्स 3, फिर 0, और फिर कौन सी वाली? 2। इसको लिस्ट बना के दूंगा अंदर में। तो इसको कहते हैं फैंसी इंडेक्सिंग, कि पहले थर्ड आ गई, फिर 0 एंड देन 2 जी। देन इसी तरह अगर मैं कॉलम की बात करूं कि मुझे भाई पहले जो है वो क्या चाहिए, पहले ये लास्ट कॉलम चाहिए, देन फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉलम चाहिए, देन 0, ठीक है, ये फिर ये और फिर ये। क्या लिखूं उसके लिए? रॉ सारी और कॉलम के अंदर लिस्ट बना के दे दूंगा। पहले कौन सा? 3, फिर 1, फिर 0, ठीक है। रॉ सारी, कॉलम 3, 1 और 0। समझ में आ रही बात? 3, 1 और 0।
इसको हम कहते हैं क्या, फैंसी इंडेक्सिंग। कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम ट्रांसपोज कर देते हैं एरे को। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ को कॉलम एंड कॉलम को रॉस। तो मेरे पास ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी टी भी मौजूद है नमपाई में, जिससे ये ट्रांसपोज हो जाती है एरे। ठीक है, 0 1 2 3 इधर था, अब ये वर्टिकल यहाँ आ गया। और दूसरा मेरे पास ये भी मौजूद है कि मैं np डॉट ट्रांसपोज का फंक्शन भी इस्तेमाल कर लूं, a डॉट ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज जो है वो इसको भी करके दिखा देगा। ठीक है, प्रॉपर्टी से भी हो रहा है और फंक्शन से भी हो रहा है। यूनिवर्सल फंक्शंस एंड फास्ट एलिमेंट एरेवाइज ऑपरेशंस, इसमें मोस्टली जो है वही ऑपरेशंस हैं जो भी हम देखते हुए आए हैं। कौन से, मिन मैक्स वाले और सारे फंक्शंस जो है हमें यहाँ मिलते हैं। कुछ नए अगर नजर आते हैं तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल करने की जरूरत है इसको, लेकिन ये जब नोटबुक में दूंगा, मैंने हेडिंग इसीलिए डाल दी है कि आप बाद में बुक से इसको ही कॉपी करके डाल दें, एटलीस्ट नोटबुक में होना चाहिए आपके पास। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना, एक्सपोनेंट निकालना पूरी एरे का। देन हमने यहाँ देखा np डॉट मैक्सिमम, एक x एरे है और एक y एरे है, हमने कहा मैक्सिमम चला दो दोनों पर। तो ये क्या करता है, इन दोनों में से 0 इंडेक्स पे जो बड़ी वैल्यू होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी नई एरे में। 86 सिलेक्ट हो गया, 1.0 सिलेक्ट हो गया, 1.3 सिलेक्ट हो गया, 0.6 सिलेक्ट हो गया, 0.8 सिलेक्ट हो गया। दोनों को कंपेयर करेगा इंडेक्स वाइज, और जिस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नई एरे में शामिल हो जाएगा। दोनों में से एक वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास एक मोड एफ का फंक्शन है। ये क्या करता है, ये हमारे डाटा का, समझ लो उसको मॉड जैसे हम निकालते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो ये डेसिमल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों अलग कर देता है। मैंने एरे बनाया 3 पॉइंट दिस एरे, हमने कहा मॉड निकाल दो इसका, तो इसने हमें दो एरे रिटर्न करेगा, एक रिमाइंडर और एक होल पार्ट। रिमाइंडर में आप देखो सारा डेसिमल पार्ट आएगा, 0.26, 0.019, 0.63, 0.3, 0.618, और होल पार्ट में -3, -6, -6, 5, 3, 3 और 5 होल नंबर्स। ठीक है, देन हमारे पास ये कुछ बेसिक फंक्शन है, साइन कॉस सब ले सकते हैं। मॉड हमने देख लिया है। सील फ्लोर पता है क्या होता है, हाँ राउंड करके दे देता है डेसिमल वैल्यूज को। हाँ, अगर मैं np डॉट एरे एक एरे बना लूं एंड देयर मैं कुछ वैल्यूज लिख लूं, मैंने कहा भी 2.9, पाइथन में भी था मैथ फंक्शन में 2.1, ठीक है 3.5, और अब मैं यहाँ कहता हूँ a डॉट सी, क्या सी की स्पेलिंग यही है। np डॉट सील करेंगे, सील डायरेक्ट कर देंगे। क्या क्या जवाब होगा इसमें, हाँ जी
3 दे दो भाई, थोड़ा दवाई तो दे रहे हो ना, और क्या देना है। देख लो, अभी फारिग होता हूँ, कॉल करता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, तो सील क्या करता है? इट टेक्स द वैल्यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या? 2.9 के बाद जो सबसे नेक्स्ट सबसे छोटा इंटीजर होगा उसमें कन्वर्ट करेगा, और वो क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। 2.1 भी किस में जाएगा? 3 में। 3.5 भी किस में जाएगा? राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, ठीक है। वट एवर वैल्यू 2.1 भी होगा तो ये कहाँ ले जाएगा? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्योंकि नेक्स्ट जो इंटीजर है वो तो इनफाइनाइट है, उसमें सबसे छोटा कौन सा हो? जो फॉरन आ रहा होगा। सिमिलरली हमारे पास जो फ्लोर होता है वो जाता है प्रीवियस बिगेस्ट इंटीजर, आजा भाई, कहाँ गया? ठीक है, तो सबसे इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 2 होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा क्या होगा? 2 होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा क्या होगा? 3 होगा। हाँ, डाटा लो, जरूरत हम देखते हैं किस चीज की जरूरत है। अगर इस चीज को कंसिडर करेंगे तो नहीं यूज करेंगे। बहरहाल, देन हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर पता है ना, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। एफ मैक्स इग्नोर एन एन वैल्यूज, एफ मिन इग्नोर एन एन वैल्यूज अगर मॉड, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, कॉपी साइन ऑफ द वैल्यू सेकंड आर्गुमेंट और फर्स्ट आर्गुमेंट, ठीक है। ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जोर, सारे ऑपरेटर्स जो है वो लग जाते हैं। करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि पता हुआ आपको क्या चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? फिर गया वापस। ठीक है, और हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर? सॉर्टिंग, एरे को सॉर्ट किया जा सकता है, यूनिक का फंक्शन मौजूद है, यूनिक वैल्यूज ला सकता है, सेट के फंक्शन मौजूद है, जो सेट के फंक्शन होते हैं, सेट। लीनियर अलजेब्रा पे हम चलते हैं, ठीक है। क्या होती है लीनियर अलजेब्रा? हाँ, सीधी अलजेब्रा सीधी तो नहीं होती। हाँ, पढ़ी है किसी ने लीनियर अलजेब्रा? क्या पढ़ा है उसमें? हाँ, क्या हो गया यार? अच्छा, एरे जो है वो सेव भी हो सकती है, लोड भी हो सकती है वापस। लीनियर अलजेब्रा में आपने क्या क्या पढ़ा भाई? डेरिवेटिव पढ़ा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, इनवर्स निकाला था, डिटरमिनेंट निकाला था, क्रैमर्स रूल पढ़ा था, आइगन वैल्यूज निकाली थी, ये सब लीनियर अलजेब्रा होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करी थी आपने विद यूजिंग मैट्रिसेस। याद आया कुछ? तो बहुत चीजें पढ़ी थी आप। अच्छा, अब यहां पर देखो, चलो यहीं से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा हमारे पास। पढ़ा हुआ सब है, आपने यहाँ में करना नहीं पड़ता, सब कुछ हमें बेचारा नंपाई जो है वो करके दे देता है। एक एरे एक्स है, और इसी तरह हमारे पास एक दूसरी एरे
y है, ठीक है। x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या चीज देखते थे? हाँ, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू इससे होगी, ये वैल्यू इससे होगी, ये वैल्यू इससे होगी, ऐसे ही था। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रॉस के बराबर होने चाहिए। अच्छा, हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है जिसको हम कहते हैं मिरर, क्या कहते हैं? मिरर मल्टीप्लिकेशन या मिरर ऑपरेशंस। मिरर ऑपरेशंस में क्या होता है कि दो मैट्रिसेस होंगी, दो मैट्रिसेस होंगी। लाइक हमारे पास, मैं यहाँ एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, np डॉट ए रेंज, हमने कहा भाई 16 वैल्यूज की ले लेते हैं रीशेप करके, हमने कभी 4,4 में, और एक हमने ले लिया भाई जी मैट्रिक्स, ये भी क्या है हमारे पास, ठीक है। ये शुरू हो जाता है कहां से? 16 से 31 तक, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो गया? कम हो गया 32। अभी हमारे पास W और Z, इनका शेप कैसा है? बराबर है, ठीक है। 4,4 और 4,4 ऊपर हमने खुद ही डिफाइन किया है। अब ये मैं कहता हूं W मल्टीप्लाई बाय Z, ये मल्टीप्लिकेशन कैसी मल्टीप्लिकेशन होगी? ये मिरर मल्टीप्लिकेशन होगी। हर इंडेक्स अपने आप से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 1 इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। हर पोजीशन अपने आप से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ, जिस तरह एडिशन होती है। बट इसके अंदर शर्त क्या है? शर्त ये है कि भाई इनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए। अगर मेरे पास शेप सेम ना हो फिर क्या होगा? मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया np डॉट ए रेंज, ठीक है, और यहां मैंने क्या दिया भाई कि ठीक है, मैंने क्या अभी 12 एलिमेंट्स हैं और रीशेप कर दो उनको, ठीक है, 3/4 में, ठीक है, 3/4 में, एंड इट लुक्स लाइक दिस 3/4। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई एक काम करो, T को और W को ऐड कर दो, क्या कर दो? W प्लस T कर दो, क्या जवाब आएगा? एरर, ठीक है। ऑपरेंड्स कुड नॉट ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप ऑफ दिस एंड दिस, कि भाई इसकी शेप ये है और इसकी शेप जो है वो ये है। अच्छा, W और T मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हो जाएंगे। W का शेप क्या है भाई? 4/4, और T का शेप क्या है? तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की रॉस बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। लेकिन ये तो अभी मैं तो मिरर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, उसमें तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मिरर मल्टीप्लिकेशन के अलावा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितनी मुश्किल हो जाती थी हमारे लिए? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहां पर @ का साइन इस्तेमाल करता हूं, @W और Z। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। ये कैसी मल्टीप्लिकेशन हुई? वही वाली हुई है जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो करते थे, ठीक है। क्या? कौन
W और Z लिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का डॉट, ये डॉट V वाला है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है, क्या होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये डॉट से या एट द रेट से, दोनों से क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। डॉट से करो या एट द रेट से करो, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाएगी अगर वो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रॉस जो है वो बराबर हो जाए। किसी को डॉट प्रोडक्ट याद है? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, हाँ भाई, किसी को याद है? क्या हो गया यार? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ यूनिट वेक्टर ऑन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। रटा हुआ था यार, है ऐसे ही था ना कुछ? मैंने पढ़ाया बहुत है बेटा, 10 साल पढ़ाया मैथ फिजिक्स, और क्या। खैर, तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एनपी डॉट डॉट से करो, डॉट इस तरह करो, या क्रॉस अपना उससे एट द रेट से करो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो निकल जाता है। फिर हमारे पास कुछ पैकेज है, numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा, इंपोर्ट इनवर्स एंड क्यूआर डिकम्पोजिशन। इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो हमारे लिए बड़ा आसान है। पहले हम रोते थे इनवर्स निकालते हुए कि अगर 2/2 का चलो खुशी खुशी निकाल लेते थे, लेकिन जैसे ही 3/3 या 4/4 होता था हमारे हाथ पांव जो है वो फूल जाते थे। तो हाँ, मतलब एक भी ऊपर नीचे हुआ भाग गया, पूरा खराब हो गया। तो नाउ अब हमने क्या करना है, ठीक है। इनवर्स निकालना हो तो जस्ट इनवर्स का क्या कर दूं मैं, ये फंक्शन इस्तेमाल करूं, मैट्रिक्स दे दूं उसको, पूरी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई मैट्रिक्स आती है, ए मल्टीप्लाई बाय 1/a आई मैट्रिक्स। याद है? देख लेना इसको। डायगोनल कैलकुलेट करना, डॉट निकालना, ट्रेस करना और डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट निकालते थे, कैसे निकालते थे? हाँ, 2/2 का आसान होता था हमारे पास, ए बी सी डी, तो हम क्या करते थे भाई, ए डी माइनस बी सी कर दिया करते थे। लेकिन जब बड़ा हो जाता था तो फिर हम इसको पकड़ते थे, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, इस मैट्रिक्स का अलग निकाला, फिर इसको पकड़ा, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, इस मैट्रिक्स का निकाला, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट अब कितना भी बड़ा हो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कंप्यूट द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट, रिटर्न द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 1D अरे इनटू। और हमारे पास कुछ ये है, हमारे पास आइजन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा लंबी कहानी करनी पड़ती है, लैम्डा बनाया, ये बनाया, वो बनाया। आइजन वैल्यूज आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी, इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। क्यूआर डिकम्पोजिशन निकल जाएगी, सिंगुलर वेक्टर डिकम्पोजिशन निकल जाएगी, पूरी मैट्रिक्स जो है वो, जो हम इससे सॉल्व करते थे मैट्रिक्स मेथड से, वो सॉल्व होके सॉल्व फंक्शन जो है वो पूरी मैट्रिक्स को आपको एक्स वाई जी जितने वेरिएबल होंगे आंसर निकाल के दे देगा। हाँ, लीड, ठीक है। ये बस याद रखिएगा कि ये मौजूद है, इनकेस कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। बस यहां तक हमारी नंपाई जो है वो काफी है। ये रैंडम नंबर जनरेशन है, सीड आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएगी बायनोमियल। अभी जैसे प्रीवियसली हमने रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर जनरेट किए थे, रैंड एन से किया था क्या? बस हो गई, ग्राफ बना दिए नंपाई, रैंडम वॉक्स बना दी, कम्युलेटिव सम निकाल दिया, और वो उसमें करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पांडास शुरू करेंगे, बट आपके 2 टेस्ट ड्यू हो गए, एक नंपाई का और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। मंडे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टेस्ट जो है वो आपका कंफर्म है। हाँ, नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है, हाँ हाँ
ठीक है, कोई सवाल है?